हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्लेटो। और प्लेटो में हमने न्याय के सिद्धांत के बाद उसकी शिक्षा का सिद्धांत भी पढ़ लिया था। और आज हम उसी का एक और सिद्धांत पढ़ने जा रहे थे। तो कल हमने उसका जो साम्यवाद का सिद्धांत था उसमें से एक सिद्धांत जो संपत्ति विषयक सिद्धांत था उसे पढ़ लिया था। हमें ज्ञात है कि प्लेटो क्या चाहता था कि जो दार्शनिक शासक है वो अपने समस्त कार्यों को निष्पक्षता से और पूर्ण कार्यकुशलता से करे। इसके लिए उसने दो युक्तियां सुझाई थी कि यदि वो संपत्ति के मोह में लिप्त रहेगा तो वो समस्त कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। और दूसरी समस्या परिवार की थी कि यदि उसका परिवार उसको बंधन में बंध जाएगा, वो पारिवारिक बंधन में बंध जाएगा, पारिवारिक मोह में बंध जाएगा, तो वो अपने कार्यों को श्रेष्ठ तरीके से संपादित नहीं कर पाएगा। ऐसी सोच रखता था क्योंकि वो सामाजिक हित को ही सर्वोपरि मानता था। राजकीय हित या सामाजिक हित ही सर्वोपरि होता है। तो उसी क्रम में आज हम प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का दूसरा साम्यवाद जो उसने बताया, परिवार विषयक साम्यवाद, जिसे स्त्रियों का साम्यवाद भी कहा जाता है, को पढ़ रहे हैं। तो नाम से समझ में आता है कि किसका साम्यवाद किया? परिवार का। और उसको स्त्रियों का साम्यवाद भी कहा जाता है, तो स्त्रियों का भी उसने साम्यवाद किया। किस रूप में और ऐसा वो क्यों चाहता था उसे अब हम पढ़ेंगे। तो जैसा हमें ज्ञात है कि प्लेटो एक दार्शनिक था। उसकी सोच व्यवहारिकता से अलग और काल्पनिकता या दार्शनिकता को अधिक महत्व देता है। इसीलिए उसने परिवार विषयक साम्यवाद की स्थापना की। प्लेटो अभिभावक वर्ग की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए जहां उन्हें संपत्ति के मोह से मुक्त करता है, वहीं दूसरी ओर वह परिवार व स्त्रियों के मोह से भी शासक वर्ग को मुक्त कर देता है। प्लेटो के अनुसार अभिभावक वर्ग के स्त्री या पुरुष में से कोई भी अपना निजी परिवार नहीं बनाएगा। स्त्रियां सबकी समान रूप से पत्नियां होंगी और उनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतानों को जान सकेंगे और न ही संतानें अपने माता पिता को। प्लेटो ने परिवार विषयक साम्यवाद के पक्ष में निम्न युक्तियां दी हैं। तो प्लेटो का मानना था कि यदि शासक वर्ग को संपत्ति के मोह से जहां दूर रखा गया है, वहां परिवार का मोह भी एक ऐसा होता है जिसके अंदर फंसकर शासक वर्ग अपने कार्यों को श्रेष्ठता नहीं दे पाएगा। इसलिए उसका मानना था कि शासक वर्ग का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों ही अपने निजी परिवार को नहीं बनाएंगे और पत्नियां सबकी समान पत्नियां होंगी और उनसे उत्पन्न होने वाली संतानें भी सबकी संतानें होंगी। ना माता पिता बच्चों को पहचानेंगे और ना बच्चे माता पिता को। और राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो शासक वर्ग का व बच्चों का पूर्ण रूप से लालन पालन करे। तो ये एक युक्ति उसने सुझाई थी और उस युक्ति के पक्ष में उसने कई सारे अपने विचार व्यक्त किए कि ऐसी युक्ति उसने क्यों सुझाई, ऐसा वो क्यों चाहता था। तो उसका पहला पॉइंट है अभिभावक वर्ग को पारिवारिक मोह से मुक्त करना। तो प्लेटो चाहता था कि अभिभावक वर्ग पारिवारिक मोह में पड़े ही नहीं और बिना पड़े वो कार्य आसानी से पूर्ण करें। प्लेटो के अनुसार पारिवारिक मोह व चिंता में फंसकर शासक वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के संपादन में उस सजगता का परिचय देने में असमर्थ हो जाते हैं। अतः परिवार प्रथा का अंत होना ही चाहिए। तो प्लेटो का ऐसा मानना था कि परिवार के मोह में फंसकर व्यक्ति क्या होगा
कि वो जो उसमें क्षमता है जिसका वो परिचय देना चाहता है सामाजिक जीवन में या राजकीय कार्यों में, तो वो पारिवारिक मोह से दूर रहे, इसलिए वो अपने कार्यों को और श्रेष्ठता से करे। पारिवारिक मोह में आकर वो कहीं ना कोई किसी कार्य में कभी कभी असमर्थ हो सकता है, तो ये असमर्थता उससे सदा सदा के लिए दूर रहे, इसलिए उसने इस व्यवस्था का इस प्रकार की व्यवस्था की कि उनका निजी परिवार नहीं होगा और इसीलिए वो पारिवारिक मोह से मुक्त होने ही चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं इसकी पक्ष में, तो प्लेटो का मानना है कि राज्य में एकता स्थापित करने के लिए वह साम्यवाद की व्यवस्था करता है। तो साम्यवाद, जैसा कि प्लेटो ने समझाया कि क्या कि परिवार कोई मोह से शासक वर्ग मुक्त रहे, तो वो यहाँ पर कहता है कि निजी परिवार में अभिभावक वर्ग में तेरे मेरे की भावना ग्रसित हो सकती है, जिसके कारण सत्ता प्राप्ति हेतु सदैव संघर्ष चलता रहेगा। अतः समस्त स्त्रियां व पुरुष को एक ही परिवार के रूप में परिणित करके राजनीतिक एकता को स्थापित करना चाहिए। बार्कर का मानना है कि उसके परिवार के उन्मूलन का दिन राज्य की एकता के उद्घाटन का दिन होगा और व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और दोनों के लिए न्याय का दिन होगा। कि प्लेटो का मानना था कि पारिवारिक मोह में फंसकर व्यक्ति में क्या भावना जागृत हो जाती है, तेरे मेरे की भावना जागृत हो जाती है, जो सामान्य बात है कि जहाँ भी हम अपने परिवार की बात को देखते हैं या कहीं भी ऐसी कोई बात आ जाती है जहाँ पर परिवार को उच्च स्थान पर रखना पड़ता है, तो राज्य और परिवार में से हम परिवार को चुनना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ऐसा प्लेटो का मानना था कि यदि तेरे मेरे की भावना में आकर शासक वर्ग कोई ऐसी गलती कर बैठे या अपने कार्यों को निपुणता से नहीं कर पाए, तो राज्य की एकता का क्या होगा? कि जब तेरे मेरे की भावना होगी ही नहीं, जब हमारे निजी परिवार होगा ही नहीं, तो हम उस परिवार से ग्रसित नहीं होंगे उस समस्या से, और हमको सब कुछ एक सा लगेगा और इसीलिए हम राज्य के प्रत्येक कार्य को एक एकता के सूत्र में बांध पाएंगे और ये तेरे मेरे की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए बार्कर ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि जिस दिन ये तेरे मेरे की भावना समाप्त होती है, उसी दिन से राज्य की एकता का दिन शुभारंभ हो जाता है और जो प्रत्येक व्यक्ति है उसके लिए एक उच्च श्रृंखला का दिन भी शुरू हो जाता है, उच्च विचारों की श्रृंखला उसके दिमाग में चलती चली जाती है। तीसरी बात हम करते हैं उसके पक्ष की, तो वो है नारियों को समानता का अधिकार देना। प्लेटो ने अपने सिद्धांत में कहीं भी नारी का अपमान नहीं किया है। प्राचीन काल में कभी कभी नारियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता था, लेकिन प्लेटो ने अपने सभी सिद्धांतों में नारियों के साथ समानता की बात कही है। तो शासक वर्ग में भी नारियों की समानता की वो बात करता है और नारियों को समान रूप से शिक्षा देने के बाद भी वो जो शासक वर्ग में आने के बाद वो निजी परिवार नहीं बनाएंगी, इस बात की व्यवस्था करता है। उस समय महिलाओं का जीवन व कार्य घर की चार दीवारी तक ही सीमित था, जिससे घर के समस्त सदस्य कार्य व बच्चों का लालन पालन करना ही महिलाओं का मुख्य कार्य माना जाता था, जिससे महिलाओं को राज्य सेवा करने में विवाह, परिवार व बच्चे बाधक साबित होते थे, जिससे महिलाओं की मानसिक शक्ति का दुरुपयोग होता था। अतः प्लेटो स्त्रियों की इस दीनहीन जीवन का अंत करना चाहता था तथा उन्हें भी सार्वजनिक जीवन में सम्मान के अवसर प्रदान करना चाहता था। तो प्लेटो के अनुसार स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र है, जो उनकी शारीरिक क्षमता का परिचय देता है,
कि घर के समस्त कार्यों को वो सहजता से निपटा लेती हैं। उसमें घर की देखरेख, बच्चे पैदा करना और बच्चों को पालना जैसी जो क्षमता है वो नारियों में अद्भुत होती है, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो उस क्षमता का परिचय वो देती हैं, वो उनकी शारीरिक क्षमता है, लेकिन इस तरीके से उनको चार दीवारी में कैद करने का अर्थ होता है कि उनकी मानसिक क्षमता का प्रदर्शन होने से उन्हें रोकना। वो राज्य की सेवा करना चाहते हैं, वो सार्वजनिक सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग दिखाना चाहते हैं सबको, तो उससे वो क्या रहती है, अपनी स्थिति को दीनहीन सा साबित कर देती है। तो वो ये नहीं चाहता था कि स्त्रियों की स्थिति दीनहीन सी बनी रहे, अतः स्त्रियों की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जहाँ पर उनका शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्तर भी उच्च बना रहे और वो अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से प्रदर्शन करे, ऐसा प्लेटो का मानना था। इसलिए वो नारियों को समानता का अधिकार देता है। अगला पॉइंट है श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति। कि जैसा प्लेटो ने हमें समझाया कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने सानिध्य में या अपने नियंत्रण में ही उनकी देखरेख करेगा। तो वो बच्चे कैसे होने चाहिए, वो श्रेष्ठ होने चाहिए, वो बलिष्ठ होने चाहिए, बुद्धिमान होने चाहिए। तो इसलिए वो श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए जो शासक वर्ग की स्त्रियां व पुरुष हैं उनके लिए परिवार बंधित करता है और वो चाहता है कि संतान को व्यक्तिक संपत्ति न समझकर प्लेटो राज्य की संपत्ति मानता है और चाहता है कि राज्य के हित के लिए श्रेष्ठ पुरुषों और श्रेष्ठ स्त्रियों को भी संतान उत्पन्न करनी चाहिए। उनके बच्चों का पालन पोषण राज्य द्वारा संचालित शिशु गृह में होना चाहिए। प्लेटो का मानना था कि एक श्रेष्ठ पुरुष व एक श्रेष्ठ स्त्री अन्यों से संबंध रखकर भी श्रेष्ठ संतति उत्पन्न कर सकती है। तो राज्य की संपत्ति मानता था किसे, बच्चों को। तो प्लेटो का मानना था कि राज्य में उच्च या श्रेष्ठ गुण वाले बलिष्ठ बच्चे पैदा हो जो बुद्धि में प्रखर और शारीरिक क्षमता में काफी बलवान साबित हो। इसलिए उसने ये खुला चैलेंज दिया कि श्रेष्ठ पुरुषों को और श्रेष्ठ स्त्रियों को एक परिवार में बंधकर नहीं बल्कि श्रेष्ठ संतति के लिए अन्य लोगों से संपर्क करके उनसे श्रेष्ठ संतति उत्पन्न करनी चाहिए। जो राज्य की जिम्मेदारी होगी उनको पालना पोषना, और शिशु गृह में राज्य द्वारा जो संचालित शिशु गृह है उनमें उनकी देखरेख होगी और वहीं पर उनका पालन पोषण पूर्ण किया जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति के लिए उसने ऐसा प्रावधान किया है। क्योंकि ये सारी की सारी जो भावना है वो कैसी भावना है, राज्य के प्रति या सार्वजनिक हित के प्रति समर्पित होकर उसने ऐसे कठोर या गंभीर निर्णय लिए हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक भावना की उत्पत्ति। तो प्लेटो का जो संपत्ति विषयक साम्यवाद था या परिवार विषयक या स्त्री विषयक साम्यवाद था वो पूर्ण रूप से सार्वजनिक हित को समर्पित था और सार्वजनिक हित को समर्पित होने की वजह से उसने सारी की सारी बातें सामाजिक भावना की उत्पत्ति के लिए ही की थी। वो नहीं चाहता था कि पारिवारिक जिम्मेदारी को उठाते उठाते जो एक लगाव हो जाता है बच्चों से या परिवार से या परिवार की जिम्मेदारियों से, वो सारी बातें शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसलिए अपने सामाजिक दायित्वों को समझने के लिए या सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए एक शासक वर्ग के स्त्री या पुरुष को सार्वजनिक भावना के लिए या सामाजिक भावना के लिए
उन्नत विचार को अपनाना होगा और अपना जो निजी ममता है, अपनी जो निजी क्षमता है, उसका उनको परित्याग करना होगा। प्लेटो समाज के लिए निजी संबंधों, निजी स्वार्थों व निजी ममता को कुर्बान कर देता है और उसके स्थान पर सार्वजनिक हित को ही सर्वोपरि मानता है। सामाजिक हित व सामाजिक संबंध, मानवता तथा प्रेम की स्थापना करना चाहता है। अतः उसका मानना है कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु छोटे लक्ष्य यानी परिवार को बलिदान करना समझदारी होगी। जिस प्रकार से व्यक्ति व राज्य में राज्य बड़ा हुआ, उसी प्रकार से इस भावना में भी उसका जो पूरा का पूरा जो डेडिकेशन था वो समाज की तरफ था कि परिवार एक छोटी संस्था है और राज्य एक बड़ी संस्था है। तो बड़ी संस्था के उद्देश्य बड़े होते हैं, तो अच्छा इसीलिए उसने बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी निजी ममता, निजी संबंधों, निजी स्वार्थों और निजी विचारों को एक तरफ रख दिया और उसके स्थान पर वो सामाजिक जीवन को उच्च स्थान देता है और इस भावना को दबाने के लिए कहता है कि प्रत्येक कार्य समाज को डेडिकेट करते हुए होना चाहिए। तो यहाँ समाप्त हुआ परिवार विषयक साम्यवाद प्लेटो का। लेकिन यदि हम इन सब बातों को सही मान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी गलती करने जाते हैं। तो इसलिए उसकी कई सारी आलोचना हुई कि ये कैसा साम्यवाद है। संपत्ति का साम्यवाद कहीं तक समझ में आता है, लेकिन स्त्रियों का साम्यवाद या परिवार का साम्यवाद करना उसकी भारी भूल थी। इसलिए उसकी कई सारी आलोचना हुई। पहली आलोचना है कि स्त्री व पुरुषों के लिंग भेद के अतिरिक्त प्लेटो कोई अंतर नहीं कर पाता। स्त्री और पुरुष में लिंग भेद के साथ साथ बहुत सारी विचारधाराओं में भी अंतर पाया जाता है और प्लेटो इस अंतर को नहीं समझ पाया। स्त्रियों की विचारधारा कुछ अलग होती है कि मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार ही सब कुछ है, लेकिन पुरुषों की विचारधारा इससे भिन्नता रख सकती है, लेकिन उसे इस भेद में कहीं कुछ समझ नहीं आया, तो वहां ये इसकी भूल रही और इसीलिए वो आलोचना का पात्र बना। दूसरी आलोचना की हम बात करते हैं तो स्त्री पुरुषों की पवित्रता को प्लेटो भुला देता है कि जहां निजी परिवार स्त्री और पुरुषों के संबंध में एक प्रकार की पवित्रता का बंधन होता है, उस बंधन को वो झुटला देता है और उस बंधन को खुलेआम झुटलाकर और अन्य कार्यों को करने के लिए वो प्रेरित करता है। ये भी उसकी बहुत बड़ी भूल रही है, जो गलत है। अगली आलोचना है संतति पर उत्तरदायित्व किसका। कि यदि एक बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है और उसके बाद में जब इस धरती पर आता है तो उसकी ही जिम्मेदारी होती है कि वो आगे भी उसका लालन पालन बड़ी ही ढंग से करे और उसे अच्छे संस्कार देकर उसे बड़ा करे। लेकिन प्लेटो ने तो यहाँ पे उल्टा कर दिया, बच्चों को अवश्य जिम्मेदार बना दिया कि सरकार राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन बुढ़ापे में किसकी जिम्मेदारी होगी वो माँ बाप को संभालने की। इसका तो ध्यान प्लेटो ने दिया ही नहीं कि माँ बाप क्या बूढ़े नहीं होंगे, तो बूढ़े होने पर उन पर किसकी जिम्मेदारी होगी कि किस रूप में वो राज्य को इस प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है राज्य की तरफ से। तो वो गलत होगा। बच्चों पर अधिकार किसका होगा, माता का या पिता का, ये भी वो समझाने में असमर्थ रहता है और ये बहुत ही बड़ी भूल थी। अगली आलोचना अभिभावक वर्ग पारिवारिक सुख से वंचित। जैसा हम जानते हैं कि प्लेटो का जो सिद्धांत है साम्यवादी सिद्धांत, वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए है।
तो इस तरीके से अभिभावक वर्ग को वो संपत्ति से वंचित कर देता है, वो परिवार से वंचित कर देता है। तो व्यक्ति क्यों पढ़े इतना, क्यों वो अपने का जीवन को इतना कष्ट में डाले। शासक वर्ग में बुद्धि की प्रधानता होने पर भी वो उत्पादक वर्ग या सैनिक वर्ग में रहना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई बंधन नहीं है। तो यहाँ पर भी वो आलोचना का पात्र बना कि उसने इतनी गंभीरता से इस बात को नहीं लिया जितना उसका दायरा होना चाहिए। अगली आलोचना है कि पशु जगत के नियमों को मानव जीवन पर लागू करना उचित नहीं। जैसा हम पशुओं में देखते हैं कि पशुओं का कोई निजी परिवार नहीं होता और इसीलिए उनके बच्चे होते हैं और बच्चे होने के बाद जैसे बड़े हो जाते हैं वे उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन पशु जगत में बुद्धि का अभाव है और इंसानों में जिस बुद्धि की प्रखरता का इतना गुणगान उसने किया, क्या वो इस सिद्धांत को मानेंगे? ऐसा उसने कैसे सोच लिया कि जो बुद्धि से परिपक्व व्यक्ति इस सिद्धांत को कभी भी नहीं मानेगा। ये प्लेटो की बहुत बड़ी भूल थी कि उसने इस प्रकार के सिद्धांत की रचना की थी। अगला है कि राज्य की एकता के लिए स्त्रियों का बलिदान कहाँ तक उचित। माना ये सही है कि स्त्रियों की शारीरिक क्षमता के साथ साथ मानसिक क्षमता का भी प्रयोग होता है, लेकिन उस प्रयोग की वजह से स्त्रियों पर कितना अत्याचार या जुर्म प्लेटो ने कर दिया वो समझ में नहीं आता कि इतना बुद्धिशाली, इतना मतलब ज्ञानी व्यक्ति इस प्रकार के निर्णय कैसे ले सकता है, जहां स्त्रियों का बलिदान उसने बहुत ही आसानी से कर दिया, जहां पर उनकी भावनाओं का कोई महत्व नहीं है, जहां पर उनकी पवित्रता का कोई महत्व नहीं है। तो प्लेटो यहाँ भी आलोचना का पात्र बनता है। क्या राज्य की एकता इसी रूप में बनेगी? इसके अलावा और कोई उपाय है कि नहीं? तो यहाँ पर फिर से वो आलोचना का पात्र बनता है। और अंतिम आलोचना है संयम का गुण नष्ट। तो प्लेटो की यदि विचारधारा को हम देखते हैं तो संयम कहाँ रहा? आपको जो चाहिए वहां बाजार में जाओ और खा लो, उस प्रकार की विचारधारा को वो अपनाता है कि आप घर तो कुछ है नहीं, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करके आ जाओ, आपको कोई कहने वाला नहीं है कि गलत क्या है सही क्या है। तो इस प्रकार से वो संयम का जो गुण होता है वो संयम के गुण को उसने पूर्णतः नष्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं उच्च विचारधारा को अवश्य हमको बताता है, दर्शाता है, लेकिन वो सभ्य समाज के द्वारा नहीं माने जाने वाला एक सिद्धांत है जिसने भरपूर आलोचनाएं भी पाई। तो प्लेटो का ये सिद्धांत वर्तमान में या किसी भी समय में तर्क संगत नहीं था।